गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 11 लिया था जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के वित्तीय विवरण। उस लेसन की थ्योरी को और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल पार्ट को कवर करने के बाद में अब हम लोग आज लेसन 12 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण जो रहता है उसी का यहाँ पे विश्लेषण है, एनालिसिस है कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग एनालिसिस करते हैं और अपनी फाइनल पोजीशन को सामने लाते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय एवरी बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। दिस स्टेटमेंट कंटेंट्स ऑफ मेनली टू पार्ट्स, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सेकंड दिया हुआ है पोजीशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। मतलब यहाँ पे वित्तीय विवरण जो रहते हैं वो मेनली 2 अकाउंट्स के बेसिस पर प्रिपेयर किए जाते हैं और ये वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहते हैं वो ईयर एंडिंग में हर कंपनी के द्वारा, हर बिजनेस के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। इसमें जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो मेनली 2 कंटेंट पर डिवाइडेड होते हैं, मेनली 2 तरह से बनाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट अकाउंट जो रहता है वो रहता है इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट साथ ही साथ में रहता है इनकम स्टेटमेंट के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड नंबर पर रहता है पोजीशन स्टेटमेंट जिसे हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बाद में देख रहे हैं इनकम स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब इनकम स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम जानते हैं वो हर कंपनी और हर बिजनेस के द्वारा अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाया जाता है। अंडर दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड विच शो क्रॉस एंड नेट प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू मेंबर्स। मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उस स्टेटमेंट में प्रॉफिट और लॉस के साथ ही साथ में हम लोग ग्रॉस और नेट प्रॉफिट को पता करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। हमारी प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन हमें क्लियर होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग हमारे जितने भी आगे मेंबर रहते हैं, जो भी पार्टनर्स रहते हैं, उसमें फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन फॉर रेशो एंड कैपिटल प्रॉफिट। आगे दिया हुआ है बैलेंस शीट, इट्स एग्जांपल पोजीशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट विच शोन द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। मतलब बैलेंस शीट जो रहती है वो एक पोजीशन स्टेटमेंट रहती है, पर्टिकुलर एक हमारे बिजनेस की पोजीशन को बताती है कि आपका साल भर में असेट्स और लाइबिलिटीज़ का क्या स्टेटस रहा है। मतलब बैलेंस शीट में मेनली हम लोग असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ही लिखते, और असेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखने के बाद में हमारी बैलेंस शीट जब टेली होती तो हम मानते हैं कि हमारी असेट्स इजिकल टू लाइबिलिटीज़ है या लाइबिलिटीज़ इजिकल टू असेट्स है। तो ये हमें तभी पता चल पाता है जब हमने हमारे इस स्टेटमेंट को सही तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर हमारी जो बैलेंस शीट रहती है वो बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन की असेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो करती है, बताती हैं। आगे दिया हुआ दिस स्टेटमेंट कंटेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इवेंट देन दिस स्टेटमेंट्स आर साइलेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस, सॉल्वेंसी, ऑपरेशन इफिशिएंसी एक्सेट्रा। और यही जो स्टेटमेंट रहता है ये हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को बताता है कि हमें बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, मतलब लाभ की संभावना है या नहीं, प्रॉफिट की हमारी क्या सिचुएशन है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है, हमारा एक्चुअल में फाइनेंस से रिलेटेड का डिपार्टमेंट हमें क्लियर हो जाता है, पार्ट क्लियर हो जाता है। सॉल्वेंसी यानी दिवालिया, अगर हमारे बिजनेस अगर पूरी तरह से लॉस में जा रहा है तो सॉल्वेंसी की सिचुएशन भी हमें क्लियर हो जाती है। और साथ ही साथ में ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑपरेशनल इफ़िशिएंसी यानी यहाँ पे हमें इसमें और क्या एफर्ट्स अपने लगाने हैं, हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करके अपने बिजनेस को सेटअप करना है प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें क्लियर हो जाती हैं। आगे दिया हुआ है बिसाइड दिस इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, टैक्स डिपार्टमेंट, बैंकर्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। मतलब इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ में ये जो स्टेटमेंट रहता है ये हमें और भी चीज़ों के बारे में नॉलेज देता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स,
हमारे बिज़नेस में कितने लोग इन्वेस्टर्स हैं, हमारे बिज़नेस के ऊपर कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे बिज़नेस के क्रेडिटर डेटर्स की क्या सिचुएशन है, साथ ही साथ में हमारे बिज़नेस में डिबेंचर होल्डर अगर है, मतलब ऋण पत्रधारी हैं, तो उनकी क्या सिचुएशन है, साथ ही साथ में हमें टैक्स डिपार्टमेंट कितना टैक्स हमें अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा, बैंक से रिलेटेड हमारी क्या इन्फॉर्मेशन ड्यू है या बैंक से रिलेटेड हमारे क्या काम रहेंगे, वो ये सारी चीज़ें हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में पता कर सकते हैं। आगे हमारे पास में दिया हुआ है, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय वेरियस डिसीजन मेकर्स। मतलब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती हैं ये इसके बिना हमें प्रोवाइड नहीं हो सकती है। मतलब जब तक हम हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटस नहीं पता करेंगे, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पता करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन कभी भी पता नहीं लग सकती है, जब तक हमारे पास में ये एक्चुअल पोजीशन नहीं आती है। आगे दिया हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनालिसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट बिकम नेसेसरी। मतलब इसलिए इस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस स्टेटमेंट के द्वारा ही हम लास्ट में किसी डिसीज़न पर पहुंच सकते हैं कि अब हमें हमारे बिज़नेस के लिए क्या स्टेप लेनी है, हमें किस तरह से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। तो ये मेन रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसरी होती है इस स्टेटमेंट के हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को पता करने के लिए। आगे दिया हुआ है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल और फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, उसका विश्लेषण किस तरह से किया जाता है, तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर्स द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग फिगर्स शो इन सिंपल फॉर्म एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम देम। मतलब हमारे बिजनेस का जो भी एक्चुअल में परसेंटेज निकला है, या परसेंटेज ना बोलते हुए एक्चुअल जो फिगर, जो वैल्यू हमारी निकल के सामने आई है, उसका कंपैरिजन हम करेंगे प्रीवियस ईयर से या अदर चीज़ों से कि हमारा बिजनेस उनकी कंपटीशन में आगे है या पीछे है। अगर हमारा बिज़नेस इक्वल लेवल पे है तो हम बोल सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हमारा बिज़नेस पीछे है, उनकी फिगर से हमारी अमाउंट एक्चुअल में कम आई है, प्रॉफिट हमारा कम है, तो हम बोल सकते हैं कि हमें अभी और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें अपने बिज़नेस में और ज़्यादा एफर्ट्स डालने ताकि हमारा बिज़नेस का प्रॉफिट बढ़े। और अगर हमारी पोजीशन अच्छी निकली है अदर बिज़नेस से, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन द ईयर 2018 ए बिजनेस अर्न्स 5 लाख एंड बी बिजनेस अर्न्स 6 लाख। मतलब यहाँ पे दो बिजनेस के कंपैरिजन दिए हुए। फर्स्ट बिजनेस जो ए है उसने 5 लाख अर्न किए और सेकंड बिजनेस जो बी है उसने अर्न किए हैं 6 लाख रुपए। आगे दिया हुआ है, फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ रिव्यूज़ ऑफ प्रॉफिट अलोन बी बिजनेस इज़ बेटर। मतलब हम दोनों ने यहाँ की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पे हम पता कर सकते हैं कि बी ने अर्न किए 6 लाख और ए ने अर्न किए 5 लाख। तो दोनों के कंपैरिजन में बी की स्टेटस ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको 1 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा है। तो ये 1 लाख रुपए के बेनिफिट से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी सोच क्या रहेगी कि बी बिजनेस इज़ बेटर। मतलब बी का जो बिज़नेस है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका अर्निंग यहाँ पे 6 लाख है। आगे दिया हुआ है, इफ़ द सेल ऑफ ए एंड बी आर 20 लाख एंड 30 लाख। मतलब यहाँ पे सेल दी हुई है, ए की सेल दे के रखी है 20 लाख और बी की सेलिंग दे के रखी है 30 लाख रिस्पेक्टिवली, एंड वी कैन एक्सेस द प्रॉफिटेबिलिटी बाय कंपेयरिंग प्रॉफिट विथ सेल। The profitability of both this business can be calculated as under। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग के बेसिस पे पता करेंगे कि बिज़नेस किसका बेटर है। यहाँ पे हमारी जो सेलिंग फर्स्ट का जो प्रॉफिट दिया हुआ था, वो अर्निंग थी, वो 5 लाख थी। तो 5 लाख को हम लोगों ने डिवाइड किया 20 लाख की उसकी सेलिंग से, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन करने पे इसका प्रॉफिट अर्निंग हुआ है 25%। और यहाँ पे इसकी सेकंड वाले की सेलिंग थी बी की 6 लाख रुपए और उसकी सेलिंग जो करी है उसने 30 लाख रुपए करी है। तो 6 लाख जो अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम 30 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका प्रॉफिट अर्निंग हो रहा है 20%। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बिजनेस ए इज़ बेटर देन बिजनेस बी अबोव द फैक्ट कम आउट ऑफ एनालिसिस ऑफ फिगर। मतलब सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने से या अर्निंग के बेस पे हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि हमारी कैपेसिटी कितनी है।
लेकिन यहाँ पर जब हम लोगों ने इसकी सेलिंग से बिजनेस का जो परसेंटेज फाइंड किया तो ए का बिजनेस आया है 25% और बी का बिजनेस आया है 20%। मतलब अर्निंग ज़्यादा होने के बावजूद भी बेटर कौन है यहाँ पर, ए का बिजनेस है, क्योंकि ए की जो परसेंटेज है सेलिंग की वो 25% है। तो ये हमें कब पता चला, जब हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया, जब उस चीज़ का हमने विश्लेषण किया कि दोनों में से बेटर कौन है। सिर्फ अर्निंग के बिहाफ पे हम लोग डिसीज़न नहीं ले सकते हैं कि ए की अर्निंग ज़्यादा और बी की अर्निंग कम है, या बी की अर्निंग ज़्यादा और ए की अर्निंग कम है तो किसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमें पूरा एनालिसिस करना रहेगा, प्रॉपर विश्लेषण करना रहेगा वित्तीय विवरणों का। उसके बिहाफ पे हम लोग डिसीज़न ले सकते हैं कि बेटर ऑफ ए एंड बी विच इज़ बेटर। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया है, क्योंकि यहाँ पे ए की जो परसेंटेज थी वो 25% निकली है, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज़ बेटर देन द बीज बिजनेस। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने एनालिसिस किया। अब हम लोग आगे एनालिसिस के बाद में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन ए की दी हुई है, तो ये डेफिनेशन आप लोग सेल्फ लर्न कर लेना। आगे हम लोग इसका देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस तरह से इनका वित्तीय विवरणों की जो विशेषताएं रहती है वो क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कंपैरिजन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल डेटा। मतलब इसका जो एनालिसिस किया जाता है वो वेरियस डेटा के इन्फॉर्मेशन से बेसिस पर किया जाता है। आगे दिया हुआ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डाटा अंडरस्टैंड डेटा। मतलब ये एक कला होती है कि आपके पास जो एनालिसिस किए, जो आपके पास में एक्चुअल फिगर है उसके बिहाफ पे आप उस अमाउंट के बेसिस पे ही पता करो कि एक्चुअल में हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर ही एक तरह से हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है, आर्ट है, कला होती है। आगे दिया हुआ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द चेंजेस इन फाइनेंशियल आइटम। एनालिसिस करने के बाद में, फाइनेंशियल एनालिसिस होने के बाद में ये फाइनेंशियल आइटम में चेंजेस ला देती है, क्योंकि इससे अमाउंट और वैल्यूएशन पूरी तरह से चेंजेस हो जाता है। आगे दिया हुआ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लासीफाइज द फाइनेंशियल आइटम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। फाइनेंशियल आइटम ये अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो इस तरह से आगे दिया हुआ देयर आर वेरियस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी बहुत सारी मेथड होती है फाइनेंशियल एनालिसिस करने की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की। तो यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद में हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उनके उद्देश्य क्या होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है नॉलेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। जब भी हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम जब एनालिसिस कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वित्तीय विवरणों का, तो उसके बिहाफ पे हमें ये जानकारी पता पड़ जाती है, ये नॉलेज हमें मिल जाता है कि हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, किस हद तक हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है, किस जगह पे हमें बिजनेस में जाके ब्रेक लेना पड़ेगा। ये सारी एनालिसिस करने के बाद में हमें कंडीशन क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है नॉलेज ऑफ क्रेडिट वर्तनेस। क्रेडिट मतलब क्रेडिट की भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इंसॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी की हमें कंसर्न पता चल जाते हैं, चाहे हमारा बिजनेस शॉर्ट टर्म बेसिस पर हो, चाहे हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म बेसिस पर हो। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जिस भी बेसिस पर हमारा बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस की फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद में, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के बाद में हमें ये पता चल जाता है कि बिजनेस में किस बिहाफ पे कितनी पोजीशन पे जाके क्रेडिट एक कंडीशन क्रिएट हो सकती है। आगे दिया हुआ है नॉलेज ऑफ लिमिटेड साउंडनेस, लिमिटेड फाइनेंशियल साउंडनेस। फाइनेंशियल अमाउंट भी हमें पता चल जाती है, जो भी हमने अर्निंग की है उस अर्निंग के बेसिस पे हमें प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है, कितने परसेंटेज से हमने प्रॉफिट अर्न किया है, तो परसेंटेज की कैपेसिटी पता चल जाती है कि हमें हमारे बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए ताकि हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ हो सके, प्रॉफिट की कैपेबिलिटी बढ़ सके। तो फाइनेंशियल पोजीशन की ये एक नॉलेज हमें मिल जाती है। आगे दिया हुआ है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस। स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता चल जाता है कि हमारे साल भर की बिज़नेस की एक्टिविटीज़ कैसी रही, हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा, हमें बिज़नेस में कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कहाँ हमें अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमें पता पड़ जाती हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बजट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के बाद, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के बाद में हमें बजट के बारे में भी पता चल जाता है। हम एक बजट बना पाते हैं कि एक्चुअल अब हमारी पोजीशन क्या है,
हमारे सामने सारी कंडीशन आ जाती है, हमें सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाता है, हमारा प्रॉफिट लॉस की कैपेसिटी पता चल जाती है, इनकम एक्सपेंसेस हमें सामने पता लग जाते हैं। तो उसके बिहाफ पे हम लोग एक बजट प्रिपेयर बना सकते हैं ताकि हम हमारे नेक्स्ट ईयर पूरे वर्क को, परफॉर्मेंस को सिस्टमेटिक वे में कर पाएँ। तो यहाँ पर एक बजट की हेल्प हमें मिल जाती है फाइनेंशियल एनालिसिस करने से। आगे दिया हुआ है कंपेरेटिव स्टडी विद अदर फर्म। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनालिसिस करते हैं तो हम अदर फर्म से कहाँ हम लोग अपनी फर्म को चेंज कर सकते हैं, मतलब हमारे बिजनेस की स्टडी करने के बाद में, एनालिसिस करने के बाद में जब हम कंपैरिजन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें कहाँ चेंजेस लाना चाहिए ताकि हम अदर फर्म की कंपेरिजन में सही उतर पाए, या कंपटीशन हम उनसे कर पाए, या हमारा प्रॉफिट उतना ही सामने वाली फर्म जितना बढ़ा पाए। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। ट्रेंड ऑफ बिजनेस यहाँ पे दिया हुआ है, मेनी बिजनेस शो एंड ट्रेंड ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीज्ड इन सेल एंड प्रॉफिट, समटाइम्स दिस कुड डिक्रीज। मतलब बहुत से जो बिजनेस रहते हैं, जो अपनी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन बना चुके रहते हैं, मार्केट में बहुत अच्छे से बन जाते हैं, बिजनेस उनका जम जाता है, तो उनकी हमेशा मार्केट में जो इंक्रीज रहता है, इंक्रीमेंट रहता है, या जो एक सेलिंग का हिस्सा रहता है, या प्रॉफिट की जो कैपेबिलिटी रहती है, वो हमेशा बढ़ती जाती है। लेकिन किसी सिचुएशन में अगर वो डिक्रीज़ हो गया है, लॉस में आ गए हैं, तो ये एनालिसिस करके हम लोग पता कर सकते हैं कि डिफिशिएंसी कहाँ पर है, हम किन कारणों से दूसरे चीज़ों में कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, या किन सिचुएशन में आके हमें लॉस फेस करना पड़ा है। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस करने से हमें ये भी पता चल जाता है। आगे दिया हुआ हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डेटा का भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि किस तरह से हम हमारी चीज़ों को, हमारे प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एनालिसिस करने से पता चल जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो देख रहे हैं, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका क्या महत्व है। अभी हम लोगों ने उद्देश्य पढ़े कि क्या उद्देश्य होते हैं बिजनेस के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस करने का, स्टेटमेंट का। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, इम्पॉर्टेंस देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, उसका क्या महत्व होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस में। तो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल एनालिसिस करना, क्योंकि बिजनेस में जब भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो भी रहता है, वो जब ये एनालिसिस करता है तो ही वो बिज़नेस के लिए सही गाइडलाइन डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट ईयर के लिए वो अपने पहले से बजट और रूल्स को डिसाइड कर सकता है कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ें करना है और किन एक्सपेंसेस को हमें रोकना है। जहाँ पे हमारा वेस्ट हो रहा है वहाँ पे उन एक्सपेंसेस को हमें हमारे बिजनेस से रिमूव करना रहता है, और नेक्स्ट चीज़ों को इंक्रीज़ करने के लिए हमें अपने लिए अपने एफर्ट्स लगाने रहते हैं। तो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक इंपॉर्टेंस रहती है कि वो बिज़नेस के लिए सही गाइडलाइन इस फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिस पर डिसाइड कर पाएँ। अब नेक्स्ट नंबर पे हम लोग देख रहे हैं सिग्निफिकेंस फॉर इन्वेस्टर्स को भी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उनको परफॉर्मेंस करने के लिए पता चल जाता है कि वो जिस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन सही है या नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है कि वो जिस भी कंपनी के लिए, जिस भी बिज़नेस के लिए अपना फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में रहेगा, या 50-50 चांसेस रहेंगे। जो भी कंडीशन क्रिएट होती है वो सारी इस फाइनेंशियल बजट के एनालिसिस करने के बाद में ही प्रिपेयर होती है। आगे दिया हुआ सिग्निफिकेंस फॉर क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर। क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी रहता है कि अगर हमने कंपनी को लोन दिया है तो हमारा लोन रिकवर हो पाएगा कि नहीं। अगर हमारे क्रेडिटर लेनदार है तो उनको हम इस एनालिसिस करने के बाद में हम पता कर सकते हैं कि हम हमारे बजट के अकॉर्डिंगली या इनकम को जो भी अर्न करेंगे उस अर्निंग के बेसिस पे हम उनको उनका अमाउंट रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं। तो ये डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर के लिए भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आगे दिया हुआ है सिग्निफिकेंस फॉर गवर्नमेंट के लिए इसलिए क्योंकि हमें बहुत सारे टैक्सेस पे करना होता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना रहता है, इसके लिए भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे कंट्री के लिए हमें क्या करना है, अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितना हम टैक्स पे कर पाएंगे उतना एक हेल्प रहती है, सपोर्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो गवर्नमेंट क्राइटेरिया के लिए डिसाइड होती हैं, क्योंकि अगर हमने एनालिसिस सही से करा है, अगर हमने समय पे अपने बिजनेस में जो भी अर्निंग करी है उसके हिसाब से अगर हमने हमारा बजट बना के टैक्स पे करा है तो गवर्नमेंट को भी इसका बेनिफिट रहेगा।
आगे दिया हुआ है सिग्निफिकेंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी जो बैंक से रिलेटेड कमर्शियल डिपार्टमेंट रहता है, उनको भी अपनी बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन पता चलती है कि वो जिस कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन कंपनी को बैंक्स को जिन कंपनी को बिज़नेस को वो लोन देते, तो वो लोन उनका टाइम पे रिकवर हो पाएगा या नहीं। क्योंकि अगर बैंक ने लोन प्रोवाइड करा है और अगर उस लोन की हम लोग इंस्टॉलमेंट टाइमली पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक उस सिचुएशन में नीलामी की या सॉल्वेंसी की कंडीशन क्रिएट कर देती है। तो मिड टर्म एडवांस में दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे दिया हुआ सिग्निफिकेंस फॉर अदर्स, अदर चीज़ों को अदर जगह पर भी हमें इम्पॉर्टेंस रहती है। उसकी इम्पॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर रहती है? एम्प्लॉयज़ के लिए है। एम्प्लॉयज़ को ये पता चल जाता है कि हम जिस कंपनी में या जिस बैंक में हम लोग एज अ एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी अर्निंग कैसी है, हमारा इंक्रीमेंट हो सकता है कि नहीं, सैलरी का हमारा क्या प्रोविज़न रहेगा। उसके अलावा अदर बेनिफिट जो रहते हैं, अदर बेनिफिट में हमारे एम्प्लॉयज़ के सैलरी के अलावा कमीशन है, एक्स्ट्रा बोनस है, ओवर टाइम ड्यूटीज़ का जो चार्ज रहता है एक्स्ट्रा टाइम, ये सारी चीज़ें अदर डिपार्टमेंट में काउंट होगी। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पर इम्पॉर्टेंस है सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के बाद में किसको क्या फ़ायदा मिलता है, किस चीज़ को क्या बेनिफिट होते हैं और इसके इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका क्या महत्व है। तो जब एनालिसिस होने के बाद में ही हम ओवरऑल फाइनल कहीं का डिसीज़न ले सकते हैं। तो अब हम लोग इसकी देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विवरणों की क्या लिमिटेशंस होती हैं, इनकी क्या सीमाएं होती हैं, अब हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो एनालिसिस लिमिटेशंस देख रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट दिया हुआ डिस्ट्रस्टफुल रिजल्ट। फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद में जो रिज़ल्ट सामने आता है डिस्ट्रस्टफुल रहता है, मतलब इस पर पूर्ण तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि कभी हमारी गलती के कारण अगर हमने कोई अमाउंट गलत लिख दिया है, कोई डिजिट हमने गलत फिल कर दी है, कोई फिगर हमने गलत अगर पुट कर दिया है डेटा में, तो उसके कारण हमारी पूरी जो एनालिसिस रहता है वो पूरा रॉन्ग हो जाता है। एक एक्चुअल स्टेटमेंट हमें निकल कर नहीं मिल पाता है, फाइनेंशियल पोजीशन हमें नहीं पता चल पाती है। तो ये भी एक कंडीशन रहती है कि इसकी एक लिमिटेशन रहती है कि इसका ड्रॉबैक रहता है फाइनेंशियल एनालिसिस का या स्टेटमेंट का, कि ये हमेशा ट्रस्टफुल, मतलब हमेशा विश्वास करने जैसा रिजल्ट सामने नहीं देते हैं। आगे दिया हुआ लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप यानी फाइनेंशियल एनालिसिस का जो स्कोप रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है। लिमिटेड इसलिए रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के साथ में एक बहुत बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति जो इस चीज़ का एनालिसिस कर रहा है, अगर वो इतना उस काम में एक्सपर्ट नहीं है, तो वो हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन हमारे सामने नहीं रख सकता है। तो लिमिटेड स्कोप रहता है। फिर आगे दिया हुआ है लेक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्वालिटी, अगर हमारा सेटिस्फाइड नहीं है, अगर हमारे बिज़नेस के एक्चुअल हमने सही डिजिट फिल नहीं करी है, अगर हमारे बिज़नेस में हमने शुरू से अपनी कमांड नहीं करी है, तो हमारा एनालिसिस भी सही नहीं होगा, क्वालिटी वाइज बेटर नहीं होगा। क्योंकि इसमें सभी चीज़ों को शो किया जाता है। इस फाइनेंशियल स्टेट में बहुत सारी चीज़ें शो की जाती हैं। क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइक सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, गुडविल, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेट्स ऑफ स्टाफ एक्सेट्रा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें शो की जाती है और अगर वो डेटा सही से फिल नहीं हुआ है तो हमारी सही पोजीशन हमारे सामने निकल कर नहीं आ पाती है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल एनालिसिस जो किया जाता है, वित्तीय फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो किया जाता है वो हमेशा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे किया जाता है, क्योंकि सभी सूचनाएं सही समय पर एकत्रित नहीं होती है। कुछ चीज़ें हमारे बताने से रह जाती हैं जिसका हम लोग रिकॉर्ड इस एनालिसिस के टाइम पे स्टेटमेंट में नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा ये जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है या जो इस बिहाफ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन बना के स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पर बनाया जाता है। ये किसकी लिमिटेशन रहती है, ड्रॉबैक रहता है, किसकी सीमा रहती है। आगे दिया हुआ है नो वेरिफिकेशंस ऑफ रिजल्ट। एनालिसिस हो जाने के बाद में उसका कभी भी वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, उस चीज़ को कभी क्रॉस चेक नहीं किया जाता है किसी के भी द्वारा कि ये सही बना भी है या नहीं।
जिस भी व्यक्ति ने जो पोजीशन हमारे सामने रख दी, जो स्टेटमेंट हमारे सामने रख दिया, हम उसी स्टेटमेंट को हमेशा सही मानते हैं। तो उसका क्रॉस चेकिंग नहीं होने के कारण हम ये नहीं बता सकते कि यही पोजीशन एक्चुअल है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति की गलती के कारण, किसी डिजिट के गलत फिल हो जाने के कारण अगर हमारे बिजनेस की पोजीशन पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट देती है, तो उसको नेगेटिव मान के उस ईयर को प्रॉफिट की जगह लॉसिंग ईयर मान लिया जाता है, क्योंकि उसका हमने क्रॉस चेक नहीं किया है कि वाकई में हमने लॉस ही फेस किया है या किसी गलती से लॉस आ गया है। तो यहाँ पे इसका नो वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट निकल के आते हैं, जो स्टेटमेंट का एनालिसिस होता है, उसका यहाँ पे क्रॉस चेक या वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है, पुनः निरीक्षण नहीं किया जाता है कि ये चीज़ सही है या नहीं है। आगे दिया हुआ है लेक ऑफ यूनिवर्सलिटी का भी यहाँ पे एक कमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एक फाइनल रिजल्ट के बेसिस पर दी जाती है, और उस फाइनल रिजल्ट को ही या उस एक्चुअल स्टेटमेंट को ही नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो उसके बाद उस हिसाब से ये चीज़ एक इसका ड्रॉबैक रहता है। नेक्स्ट नंबर पे हमको इसका जो पॉइंट दिया वो दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल क्या है, कमोडिटीज़ में चेंजेस जो हुए हैं, जो भी हमने टाइमिंग में चेंजेस किया है, जो अमाउंट में हमने चेंजेस किया है, उस चेंजेस के बिहाफ पे ही ये सारा कंपैरिजन कर लिया जाता है। और ये कंपैरिजन हम ये नहीं पता कर सकते कि ये जो डिजिट हमने फिल करी है वो सही है या नहीं। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बीच में, इन दो फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं प्राइस लेवल का, कि पहले साल के प्रॉफिट ज़्यादा थे या इस साल का प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर हमारे पास में नेक्स्ट ईयर का, करंट ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से हमें इस साल प्रॉफिट अच्छा हुआ है। और अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा था और करंट ईयर का कम है, तो हम बोल सकते हैं कि इस साल हमें प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा हुआ है। तो ये इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस इन फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी कमोडिटीज़ के लिए रहता है। आगे दिया हुआ है डिफ़िकल्ट इन फ्यूचर प्रोजेक्शन। फ्यूचर के लिए जो भी हमें डिसीज़न लेना है अपने बिजनेस के लिए, वो एक डिफ़िकल्टी बेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमारा एनालिसिस सही से नहीं हुआ, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उसी ईयर को हम लोग, उसी रिज़ल्ट को हम सही मान के नेक्स्ट ईयर के लिए डिसीज़न ले लेते हैं। तो वहाँ पर उसका एक फ्यूचर में जो होने वाले जो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हम प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास में सही से एनालिसिस करने के बाद में सही इन्फॉर्मेशन या सही डेटा रिसीव नहीं हुए हैं। आगे दिया हुआ है इफेक्टेड बाय पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो अपने बिजनेस में पूरी तरह से अपना प्रॉपर इंटेंशन रखता हो, अपने बिजनेस में प्रॉपर फोकस करता है, एनालिसिस करता है, तो वो यहाँ पर उसका सही से एनालिसिस करके, रीचेकिंग करके, क्रॉस एनालिसिस करके अपने बिजनेस को इफेक्टिव बना सकता है और रिजल्ट में चेंजेस कर सकता है। ये एक ऑप्शन उसके पास में रहती है, लेकिन ये डिपेंड ऑन पर्सन है, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने बिजनेस के लिए कितना एफर्ट्स लगा रहा है। आगे दिया हुआ है डिस्क्लोज ओनली मॉनेटरी फैक्ट्स। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर, उन्हीं मुद्दों के ऊपर फोकस किया जाता है जो हाईलाइट होकर सामने आते हैं, कि किन कारणों से हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो एक्सपेंसेस का रीज़न हमें पता चल जाता है। पर यहाँ पर ये नहीं पता किया जाता है कि कौन सा एक्सपेंसेस हमारे लिए वेस्ट है और कौन सा यूज़फुल है। सिर्फ एक्सपेंसेस के ऊपर हम लोग कमांड कर लेते हैं, लेकिन उसमें से भी वेस्ट एक्सपेंसेस को हम लोग रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो डिस्क्लोज्ड ओनली मॉनिटरिंग फैक्ट्स, यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें ओपन करी जाती हैं, बताई जाती हैं जो एक्चुअली फोकस करने के लिए है, बाकी चीज़ों को यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसकी देखी लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे इसके 10 पॉइंट दिए, उन 10 पॉइंट्स में से यानी 6 पॉइंट आप लोग अच्छी से लर्न कर लेना। आगे दिया हुआ है टाइप्स और मेथड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस की मेथड क्या होती है, इसके कितने तरह की, कितने टाइप्स होते हैं, कितनी कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, जिसको एक ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉमन साइज एनालिसिस। ये दो प्रोसेस होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल बेसिस पर और सेकंड नंबर पे होता है वर्टिकल या फिर कॉमन साइज पर। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमें दिया हुआ है इन दिस एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनी ईयर्स इज कंपेयर्ड। मतलब हॉरिजॉन्टल के अंदर बहुत सारे ईयर्स का कंपेरिजन किया जाता है टू मेक कंपेरिजन पॉसिबल। फिगर ऑफ स्टेटमेंट इज स्टेटेड एक्नोलॉजिस्ट। एब्सोल्यूट चेंजेस इन फिगर शो द परफेक्ट चेंजेस, प्रेजेंट चेंजेस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। मतलब यहाँ पर प्रीवियस 3-4-5 सालों के, पिछले 3-4-5 साल के रिकॉर्ड एक साथ एनालिसिस किए जाते हैं और उन सब में कंपैरिजन किया जाता है कि किस वर्ष में, किस ईयर में हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, किस वर्ष में हमारी अर्निंग ज़्यादा हुई,
कि इस ईयर में हमारी सेलिंग अच्छी रही है, तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे, बहुत सारे ईयर्स का यहाँ पे एनालिसिस किया जाता था, वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो जाएगा। आगे दिया हुआ है वर्टिकल एनालिसिस या फिर कॉमन साइज एनालिसिस। इसमें दिया हुआ है अंडर दिस एनालिसिस फिगर ओनली 1 ईयर आर एनालाइज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर। मतलब यहाँ पे कॉमन साइज एनालिसिस में सिंगल ईयर को ही बेस्ड ईयर मान के सिंगल ईयर के ऊपर ही फोकस किया जाता है कि जो भी करंट ईयर है हमारा, जिस भी करंट ईयर में हम लोग हमारे बिजनेस को चला रहे हैं, हम उस करंट ईयर के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही होगा। मतलब यहाँ पे कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स के किसी भी ईयर से कंपैरिजन नहीं किया जाता है कि किस साल में क्या प्रॉफिट क्या अर्निंग रही। यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर को, सिर्फ सिंगल ईयर को ही फोकस किया जाता है और उसी के ऊपर पूरा अटेंशन दिया जाता है। तो यहाँ पे पूरी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो वर्टिकल एनालिसिस या कॉमन साइन एनालिसिस पर रहेगी और ऊपर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स के ऊपर एनालिसिस किया जाता है करंट ईयर के कंपैरिजन के बेसिस पे। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने टाइप्स और मेथड देखी फाइनेंशियल एनालिसिस की, कितनी मेथड होती, कितने टाइप से एनालिसिस हम कर सकते हैं, जिसकी 2 सिचुएशन थी, एक था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और सेकेंड नंबर पर है वर्टिकल एनालिसिस या फिर कॉमन साइज एनालिसिस। अब हम लोग देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसकी क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हम लोग देख रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे सारी चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि किस चीज़ को हमें कहाँ लिखना है, कौन सी आइटम किस जगह पे जाएगी। अगर अमाउंट एक्सेस है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। तो ये सारा एनालिसिस इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया जाएगा। सिंप्लीफिकेशंस ऑफ डाटा, सिंपल मेथड से सारी अमाउंट को फिल करने के बाद, सारे फिगर को फिल करने के बाद में हम एक फाइनेंशियल डाटा स्टेटमेंट तैयार करते हैं जो हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को बताने में हमें हेल्प करता है। आगे दिया हुआ है मेकिंग डाटा कंपेरेबल। मेकिंग डाटा कंपेरेबल मतलब कंपेरेबल हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस मतलब यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद में हम लोग क्रॉस चेकिंग का प्रोविज़न इजीली कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है सिलेक्शन एनालिटिकल टूल। सिलेक्शन एनालिटिकल टूल मतलब हमें किन टेक्निक का यूज़ करके हम हमारे बिजनेस के लिए प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं, प्रॉपर टेक्निक का यूज़ करके हम हमारे बिजनेस में सही से एक पोजीशन ला सकते हैं, वो हमारी इसमें काउंट की जाती है, जिसके लिए हम कैश फ्लो बेसिस का भी यूज़ करते हैं। आगे दिया हुआ है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से ग्राफ के बेसिस पर भी हम लोग बता सकते हैं, जितना जितना हमारा ग्राफ बढ़ता जाएगा तो हम ये मानते हैं कि ग्राफ अगर हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारे बिजनेस की पोजीशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और वहीं अगर हमारा ग्राफ डाउनफॉल में आता है तो हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस डाउनफॉल में यानी लॉस की सिचुएशन को फेस कर रहा है। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक की थ्योरी कंप्लीट करी है। आप लोग लर्निंग बहुत फास्टली करिए क्योंकि आप लोगों का दिसंबर मंथ भी आधा हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने आज 12 लेसन में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि क्या होता है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के बिहाफ पे भी पढ़ा है, ए और बी का यहाँ पे कंपैरिजन था जिसमें हमने मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन जो है वो मैंने आप लोगों को सेल्फ लर्न करने के लिए कहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फीचर्स देखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। फिर हम लोगों ने देखा सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल एनालिसिस, इसके क्या उद्देश्य होते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने देखा सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने का। इंपॉर्टेंस देखने के बाद में हम लोगों ने इसकी लिमिटेशंस देखी, इसकी सीमाएं देखी कि इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की। लिमिटेशंस देखने के बाद में हम लोगों ने इसकी 2 मेथड को डिस्कस किया, जिसमें फर्स्ट मेथड थी हॉरिजॉन्टल मेथड और सेकंड नंबर पे थी वर्टिकल एनालिसिस या फिर कॉमन साइज एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, किन प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है, किन प्रोसेस को हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट की जो प्रोसेस रहती है वो 8 कंडीशन के ऊपर डिपेंड है जिसको आपको पूरा करना है। तो यहाँ तक का पार्ट आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया लेसन नंबर 12 का। आप लोग वीडियोस को ध्यान से देखना और इस लेसन की थ्योरी को समझने की कोशिश करना। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करके आप लोग इसके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। तो यहाँ तक की वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अगर कुछ क्वेरी रहती है तो पूछ सकते हो।
और लेसन नंबर 1 में अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट है, जो कि हम लोगों ने करा था अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, तो वो आप लोग पूछ लेना।